हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 के आईसीआई ने जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो स्टडी मैट के हों या फिर पास्ट पेपर एग्जाम्स के हों या फिर आपके आरटीबी में से हो या फिर मॉक टेस्ट पेपर में से हो, वो सब हमने इस क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज कवर किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा एक टॉपिक पढ़ रहा है और उसको लगता है कि यार मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस ना देखूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखूं, तो वो इस क्वेश्चन बैंक की मदद से कर सकता है। इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उसके आंसर्स लगभग सेम होते हैं। हमने इस क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि बच्चे को ये ना लगे कि उसके कोई क्वेश्चन मिस हो गए हैं। ठीक है, तो जो रेपिटेटिव आंसर्स होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे। आप भी ये वीडियो जब देख रहे हो तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर पीडीएफ के अंदर मार्क कर सकते हैं कि जो जो से क्वेश्चन रेपिटेटिव है आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखा दूं। सबसे पहले हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं। देन अगर आप देखो तो हमने जैसे फर्स्ट टॉपिक आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी है, तो हमने टॉपिक वाइज उसके सारे क्वेश्चंस दे दिए आपको। ठीक है सर, चलिए एक बार ये शुरू करने से पहले क्वेश्चन बैंक मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और आईसीआई के कौन से टॉपिक्स फेवरेट रहते हैं जिनसे वो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक के अंदर मेजरली इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी ऑप्शंस। ठीक है सर, स्ट्रेटेजी चॉइस क्या होता है? स्ट्रेटेजी चॉइस होता है जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स या कॉर्पोरेट लेवल आपकी जो भी टीम होती है, जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओस, ठीक है, जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो बैठ के डिसीजन लेते हैं कि यार हमें कंपनी को बड़ा करना है या हमारी कंपनी जैसी है हमें उसको वैसे ही चलाना है, या फिर हमें कोई एक्वायर करनी है दूसरी कंपनी, या हमें दूसरे के साथ मर्ज होना है। जो भी ये डिसीजंस होते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं, वो सब आपके स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका हो गया स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई हम जहां हैं हमें वहीं पे रहना है, हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करनी, लेकिन हमें अपना जो मार्केट शेयर है उसको मेंटेन भी रखना है। तो ये हो गई आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। सेकंड हो जाती है आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होती है सर? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब है कि आप और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। आपका मन है कि यार मैं तो दूसरी कंपनीज को भी एक्वायर कर लूं, ठीक है, या मैं नए नए धंधों में जाऊं, मैं एकदम पूरी दुनिया को कैप्चर करूं, इंडिया का हर इंडस्ट्री के अंदर मेरा कोई ना कोई प्रोडक्ट हो। अगर मेरी ऐसी इच्छा है तो उसको मैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। देन थर्ड स्ट्रेटेजी आती है आपकी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। ये तब यूज होती है जब आपकी कंपनी के हालात कुछ ठीक ना चल रहे हो। अगर आपके हालात नहीं चल रहे होंगे ठीक कंपनी के, तो आप क्या करोगे? या तो टर्न अराउंड करने की कोशिश करोगे उस कंपनी को, या फिर धंधा अपना बेच दोगे, अपनी एसेट्स को बेच दोगे। ठीक है, और लास्ट आपका होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, जो आपकी बाकी तीन स्ट्रेटेजीज है उनमें से अगर आप किसी दो स्ट्रेटेजी का यूज करते हो, उनका कॉम्बिनेशन यूज करते हो, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आईसीआई का जो सबसे मेन कंसर्न रहता है वो आईसीआई दो जगहों से क्वेश्चन पूछता है। पहला, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आपका वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जब कंपनी अपने रिलेटेड बिजनेस के अंदर जाना चाहती है और या तो वो अपनी सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में जाना चाहती है, या फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहती है, वो अपने एक तरह से आप मान लो इनपुट्स वाले धंधे में जाना चाहती है, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और वो अगर बिल्कुल अपने जैसे ही किसी कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर लेती है या अपने ही किसी कॉम्पिटिटर के साथ मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कई बार पूछ लेते हैं कोजेनरिक मर्जर या कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके सबसे इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एक आपका स्टेप्स फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आता है क्वेश्चन, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, वो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है सर,
देन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होते हैं कि आप जो स्ट्रेटेजी अपना ली अब आपने, अब आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करना है कि मेरा बिजनेस कैसा काम कर रहा है, मेरे को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस धंधों पे मेरे को कम फोकस करना है, उसके लिए हम स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आपकी हो जाती है एक एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ एंड एक बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे आईसीआई पूछता है। ठीक है सर, ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में बता दिया कि किस किस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीआई पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं तो मेरा एक एग्जाम बूस्टर बैच यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आप उसके लेक्चर 8 या लेक्चर 9 के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। वहां मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं ये टॉपिक्स, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है सर, विच स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द फेलियर ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। भाई अगर आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी भी फेल हो गई, आप अपनी कंपनी को टर्न अराउंड नहीं कर पाए, तो अब आपके पास ऑप्शन ही क्या बचता है डाइवेस्टमेंट के अलावा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। देन रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन एज। भाई रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग ट्रांचेस गैप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट, हाँ ये हो सकता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि या तो टर्न अराउंड या डाइवेस्टमेंट, इन दोनों में से एक हो सकता है। देन रिमूवल ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ जॉब थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन या रिमूवल ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम जॉब इन वन बिजनेस टू रिलोकेट देम इन अदर बिजनेस। आई थिंक इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हम जो रिट्रेंचमेंट करते हैं उसके अंदर सिर्फ रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज तक ही सीमित नहीं रहते, उसके अंदर या तो हम पूरी तरीके से टर्न अराउंड करने की कोशिश करते हैं या फिर हम अपने बिजनेस को बेच देते हैं, डाइवेस्ट कर देते हैं। देन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइज इन बैकवर्ड सीक्वेंस इन द प्रोडक्ट चेन एंड एंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस टू बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इट इज। तो भाई अब इसके अंदर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है अपनी प्रोडक्ट चेन के अंदर, वो बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली डाइवर्सिफिकेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये रहा वर्टिकली इंटीग्रेशन जो होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। देन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं जैसे स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, वो सारी आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज होती है। इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर एंड मर्जर्स, बिल्कुल सही। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, न्यू इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट एरियाज, बिल्कुल सही। डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस लाइंस, यस, तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि ये तीनों चीजें ही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज का पार्ट है। देन वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी बेनिफिशियल व्हेन, वर्टिकल इंटीग्रेशन कब कब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, पहला लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन आर वाइटल एंड अचीवेबल थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है सर। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिड्यूस्ड प्रोवाइडिंग अ मोर स्टेशनरी पोजीशन इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देन वेरियस सेग्रीगेटेड स्पेशलाइजेशंस विल बी कंबाइंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन द मिनिमम एफिशिएंट स्केल्स ऑफ टू कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट, नहीं ये भी नहीं है। तो आई थिंक जब आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंप्रूव हो सकती है और कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छे से हो सकता है, तो वहां पे आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए। देन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डैश स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी, जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती है आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, चाहे ग्रोथ एक्सपेंशन हो, स्टेबिलिटी हो, मर्जर हो, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो। देन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता था, कॉन्ग्लो से मैंने आपको वर्ड याद करवाया था, कॉन्ग्लो मतलब अनरिलेटेड, हमें कोई भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है, तो कॉन्ग्लो से क्या होता है, अनरिलेटेड बिजनेस। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन प्राइमरली हेल्प्स टू, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प कहाँ करता है हमारी, कंपटीशन को रिड्यूस करने में, नहीं भाई डाइवर्सिफिकेशन में तो हम नया कोई धंधा अपना रहे हैं, तो कंपटीशन हमारा कम कैसे होगा, रिड्यूस रिस्क, हाँ रिड्यूस रिस्क हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम नए धंधे पे जा रहे हैं किसी में, तो हमारा जो एक बिजनेस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन था वो कम हो सकती है, तो रिस्क रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस टैक्सेस, रिड्यूस कॉस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है। देन इफ सप्लायर्स आर अनरिलायबल और टू कॉस्टली, विच ऑफ दी स्ट्रेटेजीज मे बी अप्रोप्रिएट। भाई अब सप्लायर्स आपके अनरिलायबल भी है और टू कॉस्टली भी है। सप्लायर्स का मतलब जिनसे हम अपने इनपुट्स लेते हैं, तो इनपुट्स लेने के लिए हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा इसका आंसर।
देन ऑलवेज अहेड लिमिटेड इज एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन एफएमसीजी, हर्ब्स, हेल्थ केयर एंड वाइट गुड्स। वेरी गुड, 4 साल धंधे कर रहा है भाई ऑलवेज अहेड लिमिटेड। Company has classified its product portfolio on investments in different businesses in 4 quadrants such as BCG group। भाई जैसे BCG करता है ना, अपना कैसे बाइफरकेट करता है वो कुछ को बोलता है मेरी ये काउ है, कुछ को बोलता है मेरा ये डॉग है, कुछ को बोलता है मेरा स्टार है और कुछ को बोलता है मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। On further analysis of relationship between market growth rate and relative market share for white goods business, it is found that opportunities to increase its market share are there। उसको समझ में आया कि भाई मेरे जो white goods का धंधा है ना, उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है मेरे को अभी बढ़ाने के लिए धंधा। Emphasis need to be given to make a strong future with large market share even by foregoing short-term earnings for this business, which strategy is pursued in the company। तो भाई इसने पूरे क्वेश्चन तो खुद ही बता दिया कि बिल्ड करो वाइट जो भी आपका ये धंधा है, वाइट गुड्स का जो धंधा है उसको बिल्ड करो। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि ये धंधा बढ़ेगा, तो बिल्ड करो इसको। ठीक है सर, चलिए। देन टेकमैक्स इनकॉर्पोरेशन, अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, offers a diverse portfolio of products ranging from established cash cows to promising question mark। तो भाई टेकमैक्स के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं रेंजिंग फ्रॉम कैश काउस टू प्रॉमिसिंग क्वेश्चन मार्क्स। एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, द कंपनी एम्स टू असेस इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। बिल्कुल सही। इन विच क्वाड्रेंट द बीसीजी मैट्रिक्स वुड टेकमैक्स new innovative product recently launched in a rapidly growing market likely fall into। तो भाई ये बताओ, अगर कोई कंपनी अभी उसने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना, उसका वो बहुत ज्यादा फ्यूचर में मार्केट शेयर अडॉप्ट कर सकता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो वो आता है आपका क्वेश्चन मार्क के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये स्टार प्रोडक्ट तो है नहीं कंपनी का, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बेनिफिट दे सकता है कंपनी को, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया चोकोपो इज एन आइसक्रीम कंपनी रन बाय श्री श्याम कुमार सिंस 1985, नाउ हैड इट्स मैनेजमेंट चेंज टू हिज 2 डॉटर्स। तो भाई चोकोपो एक आइसक्रीम कंपनी थी, वो श्री श्याम कुमार 1985 से चला रहे थे, लेकिन अब उनकी कंपनी उनकी 2 बेटियां चला रही हैं। Who came in and wanted to experiment with lot of flavors। अब भाई न्यू जनरेशन आती है, वो कहते हैं क्या पापा हमारे धंधा चला रहे थे, ठीक है ना, वो कहते हैं हम लाएंगे नए नए फ्लेवर्स, ये क्या 2-3 फ्लेवर से धंधा चल रहा था, अब हम एकदम से 21 फ्लेवर को लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए 21 नए फ्लेवर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months while not losing out to 2 legendary flavors। तो जो उनकी जो कैश काउस थी ना, जिससे पैसा आ ही जा रहा था लेजेंडरी फ्लेवर्स से, लोग खाई जा रहे थे, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने 21 नए फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। अब आफ्टर ईयर 1 ऑफ ऑपरेशंस 9 आउट ऑफ द 21 फ्लेवर्स हैड टू बी स्टॉप्ड। ओहो हो भाई, उन्होंने जो 21 फ्लेवर्स लॉन्च करे थे उसमें से 9 को हमें बंद करना पड़ा, वाइल 10 फ्लेवर्स वर स्टिल केप्ट, और 10 फ्लेवर्स हमने अभी भी रखे हैं, एक्सटेंडिंग द एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि हम अभी एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 10 प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छा था, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं इसलिए रखे हैं, वो कह रहे हैं अभी और देख लेते हैं थोड़ा सा 2-4 महीने। तो अर्ली सेंस फ्रॉम द मार्केट वाज दैट दे वुड हैव टू बी स्टॉप्ड टू। तो भाई देख, लग तो यही रहा है कि ये 10 के 10 भी बंद करने पड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने बोला चल 3-4 महीने और देख लेते हैं, चाहे हमें थोड़ा बहुत लॉस ही क्यों ना हो रहा हो इन पे, लेकिन थोड़ा 2-3 महीने और देख लेते हैं। बट द सिस्टर्स डिसाइडेड टू एक्सटेंड देयर टाइमलाइंस। ठीक है सर, विच कैटेगरी बीसीजी मैट्रिक्स वुड 10 फ्लेवर्स फॉल इनटू। अब बताओ यार भाई, ये 10 फ्लेवर्स आपको लॉस ही दे रहे हैं, ठीक है, इनसे कोई आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा, लेकिन एज अ जेस्टर कि यार चल अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, हमने इनको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, बल्कि हमें पता है ये आज नहीं तो कल हमें बंद ही करने पड़ेंगे। तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे आपके डॉग की कैटेगरी में, क्योंकि आपको इनको फ्यूचर में बंद करना है। ठीक है सर। अ टी फार्म ओनर प्लान्स टू ओपन टी कैफेज इन टूरिस्ट स्पॉट्स टू सेल देयर ओन प्रीमियम टी टू बिल्ड अ ब्रांड। बहुत ही बढ़िया। एक टी फार्म ओनर जो था उसने टी कैफेज खोल दिए टूरिस्ट स्पॉट्स के अंदर, ताकि वो जो अपने बगान की चाय है वो बेच सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज। तो भाई ये तो इसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया ना, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाया, ये होगा आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देन अ वुमेन्स क्लोथिंग ब्रांड
recognized new opportunities and researched emerging trends and consumer preferences। एक नई वुमेन क्लोथिंग ब्रांड है जिसने नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा, उसे नए जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है, उसको सर्च किया। दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लोथिंग लाइन, रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम इनिशियल ट्रायल्स। तो उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करी जिसका उनको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। एंड ग्रू थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, और उन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करी और उन्होंने अच्छे लोगों से पार्टनरशिप करी जिसकी वजह से उनका धंधा अच्छा चलने लगा। What strategic choice best describes this approach? तो अब बताओ ये कौन सी स्ट्रेटेजिक चॉइस जो उन्होंने यूज करी है जो उनका अप्रोच सबसे अच्छा डिफाइन करती है। तो पहली चीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लग तो रहा है, क्यों क्यों लग रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले देखा, फिर रिसर्च किया इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। उन्होंने देखा कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, उससे रिलेटेड उसने प्रोडक्ट बनाया। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यूएनटी रीच आउट टू मुकेश एस, एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया। भाई यूएनटी जो है वो मुकेश एस के पास गई, जो कि यूएनटी बाहर की कंपनी होगी, और वो मुकेश एस के पास, आप इसको मुकेश अंबानी भी मान सकते हैं, आप इसको रिलायंस भी मान सकते हैं, ठीक है। टू गेट हिज टीम टू वर्क ऑन अ मेगा सोलर प्रोजेक्ट एंड एंटर इंडियाज डेक्कन प्लेट्यू। चाह रहे हैं भाई इंडिया में हम आ जाएं और एक मेगा सोलर प्रोजेक्ट पे हम काम करें। तो विच स्ट्रेटेजी यूएनटी इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट? भाई कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है? कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? स्ट्रेटेजिक अलायंस। Aeroglide Incorporation, a global aviation company, approached Rajesh K, an Indian entrepreneur, to collaborate with his team on a next generation aircraft manufacturing project. वेरी गुड। एरोग्लाइड जो है ग्लोबल एविएशन कंपनी है, वही सेम राजेश के को उन्होंने इंडियन एंटरप्रेन्योर से बोला है कि आ जाओ कोलैबोरेट करके एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी? अगेन दिस इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। सेम ही क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अ मोबाइल फोन कंपनी ऑलरेडी हैज अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इन इट्स होम कंट्री। तो भाई एक मोबाइल फोन कंपनी है जो कि जहां उसकी होम कंट्री है, जहां पे वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसका वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है। टू ग्रो फर्दर, अब ये और बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग फोन्स बाय ऑफरिंग promotional discounts, ramping up advertisement and partnering with more local retailers for better distribution। तो अब ये क्या कह रही है कि भाई वो अपनी जो सेल है वो एग्जिस्टिंग फोन्स की बढ़ाना चाह रही है, तो उसने क्या किया, अपनी उसी लोकल मार्केट के अंदर और ज्यादा डिस्काउंट देने शुरू कर दिए, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसने अपना माल भेजा कि भाई इस मार्केट के अंदर और मेरा माल बेचो, चाहे मेरे को कुछ ना कुछ डिस्काउंट ही क्यों ना देना पड़े। तो उसको कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपना रही है? तो वो मार्केट पेनिट्रेशन कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि मैं बाहर जाके अपना माल बेचूंगा, वो कह रही है कि मेरे तो जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही है, एग्जिस्टिंग मार्केट ही है, उन्हीं को मैं अपना माल और बेचूंगी और डिस्काउंट लगा के बेचूंगी। तो क्या हो गया आपका? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। देन अ वेल एस्टैब्लिश्ड क्लोथिंग ब्रांड इज एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन सेल्स एंड मार्केट शेयर। एक भाई बहुत अच्छी कंपनी थी, क्लोथिंग ब्रांड थी, वो एक डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड राइजिंग कंपटीशन। आजकल भाई कंपटीशन बहुत हो गया कपड़े के धंधे के अंदर, तो जो भी पुरानी बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, सबको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इन रिस्पॉन्स द कंपनी रीस्ट्रक्चर्स इट्स ऑपरेशंस, cut cost, revamps its product line, enhances marketing efforts and focuses on boosting employees morale and operational efficiency। तो विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी द कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग? तो भाई अब वो कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज का मोराल बूस्ट कर रही है, मार्केटिंग कैंपेन्स लगा रही है, खर्चों को कम करने की कोशिश कर रही है। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी कर रही है? वो अपनी कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ सर इसका? इट इज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। देन EcoGreen, a company specializing in sustainable home products, has decided to enter the energy sector by developing and marketing solar panels and home energy storage solution। वह एक EcoGreen कंपनी है जो कि होम प्रोडक्ट्स बनाती थी, अब उसने डिसाइड किया है कि भाई मैं सोलर पैनल्स भी बनाऊंगी, ठीक है। अभी तक मैं चूल्हा बना रही थी, अभी तक मैं कुछ घर की मिक्सियां वगैरह बना रही थी, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं सोलर पैनल्स भी बनाऊंगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया।
दिस न्यू डायरेक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन। हमें बिल्कुल नया प्रोडक्ट लाइन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे मिक्सी बना रहा था वहीं पे मैं अपना सोलर पैनल भी बनाना शुरू कर दूं। दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल होम गुड्स। तो भाई जो ट्रेडिशनल होम गुड्स पे काम करी थी वो उससे अलग है, हटके है। देयर बाय एंटरिंग एन इंडस्ट्री विद देयर करंट ब्रांड। इसलिए मतलब एक नई इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड तो उनकी जो अभी चल रही है वही है। वॉट स्ट्रेटजी इज इको ग्रीन यूजिंग टू एंटर द एनर्जी सेक्टर। तो भाई कौन सी कर रही है भाई, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है कहीं ना कहीं ये कंपनी, ठीक है ना। क्यों डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, क्योंकि ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, अनरिलेटेड मार्केट के अंदर बेच रही है, तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब संजय गाइडेड द टीम ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स टू होल्ड टू द करंट पोजीशन इन द मार्केट टिल दे गेट अ बिग अपॉर्चुनिटी। ओहो हो। तो संजय भाई साहब कह रहे हैं अपनी यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई अभी मार्केट के हालात थोड़े से ठीक नहीं लग रहे, तो जहां पे हो वहीं पे रहो, एकदम अपनी पोजीशन को बना के रखो, स्ट्रांगली वहां पे रहो, और जैसे ही हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम एकदम से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और इसको आगे पहुंचाएंगे। तो व्हाट कुड बी देयर बिजनेस टर्म्ड एज। भाई अब कौन सा बिजनेस हो सकता है, वो कौन सी कैटेगरी में हो सकता है, संजय ने क्या सोच के एडवाइस करी होगी। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार मेरा स्टार प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। तो इसको क्या सोचो कि भाई अगर स्टार होता तो उसके लिए हमें उसको थमने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। वो तो स्टार प्रोडक्ट है हमारा, उसमें तो हम इन्वेस्ट करेंगे और वो हमें रिटर्न देगा अच्छी, ठीक है ना, उसके अंदर कोई भी शक नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं संजय को अभी शक है कि अभी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है नहीं, लेकिन फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो जब ऐसी चीज होती है तो हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। देन सुमेधा हैज होम ग्रोन ब्रांड विच मेक्स ट्रेडिशनल लहंगास। तो सुमेधा के पास एक होम ग्रोन ब्रांड थी जो कि ट्रेडिशनल लहंगा बना रही थी। शी थॉट ऑफ एक्सपेंडिंग हर बिजनेस एंड एडेड लिनन जैकेट्स एंड कॉटन ट्राउजर्स। तो उसने अब सोचा यार थोड़ा सा और अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो इसी प्रोडक्ट के अंदर हम एक मान लो स्टोर के अंदर हम ये बेच ही रहे हैं, या जिन कस्टमर्स को हम ये बेच ही रहे हैं तो उनको लिनन जैकेट्स और कॉटन ट्राउजर्स भी बेच सकते हैं टू आवर प्रोडक्ट लाइन। विच स्ट्रेटजी इज शी वर्किंग ऑन। तो भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है ये, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या वो क्लॉथ के धंधे में गई है, क्या वो थान बनाने लग गई, बिल्कुल नहीं। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसने अपना जो पहले जैसा धंधा कर रही थी उसके साथ ही रिलेटेड कोई धंधा किया है, ठीक है ना, तो ये इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि अनरिलेटेड धंधा अभी तक इसने नहीं किया। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने अपने जैसा ही, जैसे वो लहंगा बना रही थी ऐसा ही कोई और किसी और को धंधा तो एक्वायर नहीं कर लिया ना, कि भाई ये आप भी लहंगा बना रहे हो, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। इसका आंसर क्या होगा, इंटेंसिफिकेशन। देन Hoopo Honey brand decided to start a new brand for making honey ginger candies to meet the rising demand. Identify their strategies. तो भाई एक हनी ब्रांड था जो कि मतलब हनी बनाते थे, अब उसने अपना सोचा कि मैं हनी कैंडीज भी बनाना शुरू कर देता हूँ। तो बताओ भाई ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो ये हो गई आपकी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो एकदम रिलेटेड बिजनेस के अंदर जा रहा है। कॉन्ग्लोमरेट के अंदर अनरिलेटेड होता है तो वो हो नहीं सकता। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको या तो वर्टिकल के अंदर तो बैकवर्ड करना पड़ेगा या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसमें से तो ऐसा कुछ किया नहीं इसने। और हॉरिजॉन्टल के अंदर आप जिस धंधे में हो आपको उसी के तरीके का अपना कॉम्पिटिटर के साथ मिलना पड़ेगा, तो वैसा भी नहीं किया। इसका आंसर होगा आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अब आ जाते हैं सर अपने केस सिनेरियो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। पहला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर ना मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बता दो कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हमें कब अपनानी चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है ना उसका यही होता है कि मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, 4 नंबर, देखो हर एसएम का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, तो आपको 4 नंबर तो आपको यही मिल जाएंगे रीजंस लिखने के, 1 नंबर होगा आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बताने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक एबीसी स्टील इंडस्ट्रीज है जो कि फाइंड्स आउट दैट इट्स प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज। अब उसने अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, तो वो कह रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। देन इट हैज ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी, यानी कि जितनी हमारे पास कैपेसिटी है हमारा माल बनाने की, हम उतना भी माल, हम ओवर कैपेसिटी मतलब उससे ज्यादा माल पहले से ही बना रहे हैं। देयरफॉर इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इट्स प्लांट्स। तो वो कह रही है कि हम तो सिर्फ जैसा धंधा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, हमारे लिए उतना ही काफी है, ठीक है।
आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय एबीसी स्टील इंडस्ट्रीज। तो अब भाई वो कह रहे हैं कि हमारा तो जैसा धंधा चल रहा है हमें वैसे ही चलना चाहिए, तो अब बताओ हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। तो इसके अंदर आपको आ जाता है कि आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अपनाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज आर इंटेंडेड टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ बिजनेस। वो कहता है कि भाई जो हमारा बिजनेस अभी चल रहा है ना वैसा ही चलता रहे, बस हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। It involves organization to pursue established and tested objectives, continue on the chosen path and maintain operational efficiencies। वो कहते हैं 3 चीजें, pursue established and tested objectives, यानी कि जो हमारे पहले से एकदम देखे भाली चीजें हैं हम उसी पे ही काम करेंगे, हम नई नई चीजें को ट्राई नहीं करेंगे। देन कंटिन्यू द चूजन पाथ, जो हमने चूज कर रखा है कि हम यहाँ पे बेचेंगे माल, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इतना हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट है, ये हमारी ज्योग्राफीज है जहाँ पे हम माल बेचते हैं, हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे अपना धंधा जैसा कर रहे हैं। एंड मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि जैसे हम काम कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से बेहतर तरीके से करते रहें, कहीं पे भी हम लॉस वगैरह ना दें। तो वो है आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अब इसमें पूछते हैं मेजर रीजंस क्या क्या होते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लेने के। तो क्यों कोई बंदा चाहेगा कि मैं बस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपना लूं? उसके 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, इट हैज रीच द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि उसको पता है कि यार मैं जितना मर्जी हाथ पैर मार लूं, ठीक है ना, मार्केट के अंदर इतने लोग आ चुके हैं, अगर मैंने ज्यादा कोशिश करी ना कि मैं इधर भी ले लूं उधर भी चला जाऊं और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करूं, तो जो मैं कमा रहा हूं वो भी नहीं कमा पाऊंगा। तो इसलिए चुपचाप जैसा कमा रहा हूं वैसा कमाता रहूं। देन द स्टाफ फील्स कंफर्टेबल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टाफ से यहाँ पे आप कह सकते हो जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट भी है, ठीक है, कि यार अब मेरा एक धंधा बिल्कुल बन गया है और मेरे को एक इनकम आ रही है अच्छी खासी उससे, ठीक है। अब मेरा मन नहीं है कि मैं नई नई चीजें ट्राई करूं, मैं नई नई मार्केट्स के अंदर अपना माथा लगाऊं और मैं और ज्यादा उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करूं। मैं अपने काम में एकदम संतुष्ट हूं, तो इसलिए मेरे को अब और खर्च करने की जरूरत नहीं है। And it is opted for when the environment in an organization operates is relatively stable। तब जब environment जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो भी स्टेबल है, ज्यादा मेरे इनपुट्स के रेट अप डाउन नहीं होते, ज्यादा मेरे कॉम्पिटिटर्स और नहीं आ रहे मार्केट के अंदर, तो मैं भी क्यों बिना बात की और इधर उधर जाने की कोशिश करूं और एग्रेसिव हूं, अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर लेने की कोशिश करूं, फिर वो मेरा मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों ऐसी राइवलरी सिचुएशन क्रिएट करूं? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मैं वैसा ही चलने दूंगा। एक्सपेंशन में बी परसीव्ड एज थ्रेटनिंग एंड नॉट एडवाइजेबल। एक्सपेंशन लग रहा है कि भाई ये थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि अगर हम और ज्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एक नया प्लांट लगाते हैं, तो हो सकता है कि अभी तो ये हमारा ओवर कैपेसिटी चल रहा है, एक नया प्लांट लगा लेंगे तो खर्चे भी नहीं निकलेंगे उस प्लांट के, क्योंकि इतनी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। एंड आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन अ फर्म माइट वांट टू स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ। तो क्या है इसके अंदर, भाई 4 साल से 5 साल से हम एग्रेसिवली काम कर रहे थे, अपने रेवेन्यू को बढ़ाई जा रहे थे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाई जा रहे थे, हम दिन रात काम कर रहे थे, नई नई मार्केटिंग टेक्निक्स लगा रहे थे, और अब जाके जो है हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ गया, मार्केट शेयर अच्छा हो गया, तो अब हम सोच रहे हैं भाई जो हमने अचीव किया है हम उसको अच्छे से, पहले उन कस्टमर्स को अच्छे से एंटरटेन कर लें, उस मार्केट शेयर को सस्टेन कर लें, अपने आप को कंसोलिडेट कर लें, और फिर हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये 5 रीजंस होते हैं आपके स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अपनाने के। प्लस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है वो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिया। हर क्वेश्चन जो है लगभग इसी के बेसिस पे बनेगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इससे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टअप्स जो है रेयरली ही एम करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के लिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो सर ये बिल्कुल सही बात है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो है मोर रेलेवेंट होती है फॉर बिजनेस दैट हैव रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है ना। तो जो स्टार्टअप्स है भाई उनको तो अभी अपने कस्टमर्स को, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, उन बेचारों ने इतने रिस्की वेंचर में इन्वेस्ट किया है, अगर वो भी सोचने लग जाएंगे स्टार्टअप्स कि यार अब तो हम बस बहुत हो गया, हमें तो 100 करोड़ की फंडिंग मिल गई, हम तो इसको ब्याज पे चढ़ा देते हैं, हम कोई काम धंधा ही नहीं करते, तो भाई कैसे उनको रिटर्न मिलेगा, कैसे उनको 100 करोड़ के 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ मैच्योर बिजनेसेस के लिए होती है। स्टार्टअप्स के लिए तो वो फोकस करते हैं रैपिड ग्रोथ और मार्केट पेनिट्रेशन पे, हम जितना घुस सकें, जितना डिस्काउंट दे सकें। भाई जेप्टो वाला बोलता है कि ब्लिंकिट से ज्यादा सेल हो जाए मेरी, ब्लिंकिट वाला बोलता है मेरी बिग बास्केट से ज्यादा सेल हो जाए, और सब के सब फ्री कैश देने में लगे रहते हैं और अपनी शेयर बढ़ाने पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज मीनिंगफुल इन द फॉलोइंग सिनेरियोस, ये ऊपर वाली सारे आ गए कि भाई
जो है प्रोडक्ट जब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, फर्म कंटिन्यूज द सेम मार्केट एंड सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्टेबिलिटी हेल्प्स इन कंसोलिडेट आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन। अभी हमने बोला था कि भाई बहुत भाग चुकी कंपनी, तो वो कह रही है थोड़ा थम जाओ, थोड़ा कंसोलिडेट हो जाओ। तो मेजर रीजंस क्या होते हैं? मैच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कंफर्ट ऑफ स्टाफ, स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंसोलिडेट आफ्टर रैपिड ग्रोथ, नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपैंड। ये सेम पॉइंट्स हो गए ऊपर वाले। देन जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। भाई ऑफ कोर्स ये तो सीधी सी बात है, इसमें क्या जस्टिफाई करना है, ठीक है ना? इसमें कोई शक लग रहा है आपको? तो भाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एज द नेम सजेस्ट, नाम ही बताता है कि ये होती है इंटेंडेड टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना? ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका इंटरेस्ट बचाने के लिए और स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस को बचाने के लिए यूज होती है। इन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशंस परस्यूइंग एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटिन्यू ऑन द चूजन पाथ, मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड सो ऑन। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिश्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगी, चूजन पाथ पे जाएगी, इधर उधर ध्यान नहीं देगी और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है? इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। भाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को ये मत सोच लेना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जो हमारा मार्केट शेयर आज है, हम सिर्फ उसी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, और उसको भी मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगता है, एडवर्टीजमेंट लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है ना? अगर हमने ढीला छोड़ दिया तो कोई भी कॉम्पिटिटर चुपके से आके हमारा मार्केट शेयर ले जाएगा। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि डू नथिंग स्ट्रेटेजी। बट ऑन द अदर हैंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज एन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम एग्रेसिवली किसी चीज पे काम कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स redefining the business by adding the scope of business, substantially increasing the effort of the current business। expansion strategy का मतलब है कि हम अब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम एकदम enthusiastically वे से हम अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम अपने नए नए एग्रेसिव तरीके से हम अपने आप को काम कर रहे हैं। इन दिस सेंस इट becomes the opposite of stability strategy। expansion is a promising and popular strategy, tends to be equated with dynamism, vigor, promise and success। expansion includes diversifying, acquiring and merging businesses। तो भाई ये डिफरेंट होते हैं, ये आपको आराम से पता चल गया। तो अब बात करते हैं अपन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस की। तो देखो चैप्टर 4 के अंदर अगर दो टॉपिक्स मैं बोलूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड सेकंड टॉपिक आपका आ जाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ठीक है? तो इन दो टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चन आईसीएआई आपसे पूछता है। तो पहले बढ़ते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस बाय एनलार्जिंग इट्स स्कोप ऑफ बिजनेस and substantially increasing investment in the business, explain major reasons for adopting this strategy। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हम बिजनेस को रीडिफाइन करें, उसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट डालें, उसका स्कोप बढ़ाएं, ठीक है? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है? तो वो स्ट्रेटजी होती है आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है? तो द स्ट्रेटजी इन क्वेश्चन इज द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। द ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स फर्स्टली रीडिफाइनिंग द बिजनेस, expanding its scope and significantly increasing the investment। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को रीडिफाइन किया, उसका स्कोप बढ़ाया, हम उसके अंदर और चीजें ऐड कर सकते हैं, एंड लास्टली हमने उसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई। देन दिस डायनेमिक एंड विगरस अप्रोच इज सिनोनिमस विद प्रॉमिस एंड सक्सेस। तो ये हम अप्रोच ही इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस हमें बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि हम फ्यूचर में जाके इस बिजनेस से बहुत ज्यादा सक्सेस पाएंगे। It entails a substantial reformulation of goals। Then मेजर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फॉर अडॉप्टिंग ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। भाई कोई भी व्यक्ति क्यों अपने ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करता है? उसको कुछ ना कुछ फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती है, ठीक है? तो पहला, व्हेन एनवायरनमेंट डिमांड्स इंक्रीज इन पेस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है? आज आप देखते हो कि जेप्टो, आपका स्विगी, ये सब फंडिंग उठाते रहते हैं और ये हर क्वार्टर टू क्वार्टर अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसा ना करें तो जो इनका कॉम्पिटिटर है वो पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा और एक बार लोगों को जहां से आदत पड़ गई वो ऑर्डर करने की, वो जल्दी से चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट एनवायरनमेंट डिमांड करता है कि हमें ग्रो होना ही पड़ेगा, तो आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को ऑप्ट करना पड़ेगा। Then strategists may feel more satisfied with the prospects of growth and expansion। Chief executives may take pride
इन प्रिसाइडिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशनल टू बी परसीव्ड ग्रोथ ओरिएंटेड। तो भाई अगर आपने एक सीईओ को हायर किया है, ठीक है, आप अगर वो सीईओ कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, अपनी कंपनी की ग्रो नहीं करेगा, तो पहली बात तो उसकी ग्रोथ भी खुद कैसे होगी, ठीक है। प्लस वो कैसे अपने आप को एक अच्छा एम्प्लॉय बता पाएगा, कंपनी का एक अच्छा लीडर बता पाएगा, जब तक वो यही नहीं दिखाएगा कि देखो देखो मेरे जो जितना मैंने काम किया उसके अंदर मेरी कंपनी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अगर वो स्टेबल ही रहेगी कंपनी तो फिर उसका रोल ही क्या है, ठीक है। देन एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द मार्केट। ऑफ कोर्स जितना आप बढ़ाओगे अपना बिजनेस, जितनी मार्केट शेयर को आप कैप्चर करोगे, उतना ज्यादा आपका मार्केट पे कंट्रोल रहेगा। देन एडवांटेजेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक कोई प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो 1000 यूनिट्स बनाती है लेकिन उसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स को बनाने की है, तो अगर वो 1000 यूनिट्स बना रही है तो भी उसको जो फिक्स कॉस्ट है वो वही लग रहा है। अगर वो 10,000 यूनिट्स बनाएगी तब भी उसकी फिक्स कॉस्ट वही लगेगी। तो उसको एक्सपैंड करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठा सके या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। देन expansion also includes intensifying, diversifying, acquiring and merging businesses। ठीक है सर। अब explain in brief the expansion strategy as one of the corporate strategy, also states characteristics of the expansion strategy। देखो वैसे तो ये दो क्वेश्चंस हैं कि क्या रीजन होते हैं आपके ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के, और आप एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। अगर आप अपने स्टडी मैट में भी देखोगे तो ये दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन जो इनका आंसर है वो लगभग लगभग सेम है, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत माइनरी डिफरेंसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपका आ जाता है इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्कोप। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम रीडेफिनेशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस स्कोप की, उसमें था क्योंकि एनवायरनमेंट चाह रही है इसलिए हम करना चाहते हैं। तो रीजन थोड़ा सा टिल्ट करके आप अलग से लिखेंगे, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें आप ये बता दो कि हम जब एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं अपनी कंपनी के अंदर चेंज होता हुआ, ठीक है। देन इट्स एन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नेचर, ठीक है ना, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस होते हैं। देन इट फैसिलिटेट्स द बिजनेस ग्रोथ। करेक्टरिस्टिक सबसे बड़ी एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी की यही है कि वो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। देन इट ड्राइव्स रेन्यूअल थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो भाई ये चाहता है कि इस कंपनी हम एक कंपनी के अंदर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, तो ये डिमांड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो कंपनी के अंदर। एंड देन इट वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी विद मल्टीपल ग्रोथ रूट्स। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के, जिससे कि हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला क्या था सर? पहला था रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्कोप। ये इन्वॉल्व करता है कि हम अपना जो बिजनेस स्कोप है उसको रीडिफाइन करें, उसको बढ़ाएं। देन सेकंड था कि ये एक हाई रिस्क और एक हाई रिवॉर्ड नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। देन इट फैसिलिटेट्स द बिजनेस ग्रोथ, ये बिजनेस ग्रोथ को हेल्प करती है बढ़ाने में। देन इट ड्राइव्स रिन्यूअल थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये चाहती है कि एक्सपेंशन इनेबल्स द रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आप जितनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे आपकी कंपनी उतनी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। एंड एट लास्ट इट वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी, इट इज अ वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी विद मल्टीपल ग्रोथ रूट्स। मतलब एक ग्रोथ रूट नहीं होता, बहुत सारे ग्रोथ रूट्स होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी वर्सेटैलिटी होती है। क्या होता है सर? द स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, अलाउइंग फर्म्स टू डिजाइन ग्रोथ थ्रू वेरियस परमुटेशंस इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। चलिए देन आपका क्वेश्चन 6 आ जाता है, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज इन्वॉल्व इन बोथ एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट। तो ये कह रहा है भाई रीडिफाइन जो बिजनेस को करना पड़ता है, एक तरह से उसको स्क्रैच से सोचना पड़ता है कि हमारा बिजनेस को हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये तो दोनों चीजों में ही करना पड़ता है, एक्सपेंशन के अंदर भी, रिट्रेंचमेंट के अंदर भी। बट हाउएवर मेथड इन्वॉल्व इन देयर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट जो मेथड होता है जो हम करते हैं वो डिफरेंट होता है। भाई एक्सपेंशन के अंदर हम अपना स्कोप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े, हम और इन्वेस्टमेंट करें, हम आगे बढ़े। और रिट्रेंचमेंट के अंदर हम सोच रहे होते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कम हो, हम अपना बिजनेस स्कोप कम करें, ठीक है, और ताकि हम एक सस्टेनेबली अपना बिजनेस चला सकें। तो दोनों का स्कोप तो डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही इन्वॉल्व करते हैं रीडिफाइन ऑफ द बिजनेस स्कोप, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? रीडिफाइनिंग द बिजनेस स्कोप बाय एडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय एडिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस। रिट्रेंचमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन और मार्केट। इसके अंदर हम डाइवेस्ट करते हैं, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। चलिए
अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जो है आपका अगेन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। इसके अंदर 4 सब कैटेगरीज आ जाती हैं, सब स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। पहली क्या हो जाती है आपकी कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसके अंदर वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन आ जाता है, और आपका एक हो जाता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गौतम एंड सिद्धार्थ आर 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं गौतम और सिद्धार्थ, जो कि ओनर हैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फरीदाबाद में। इनकी एक फरीदाबाद में क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दे आर डूइंग वेल एंड हैव सब्सटैंशियल सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस। उनके पास भाई अच्छे खासे पैसे अपने बिजनेस के अंदर। दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोअर्ड। दोनों की भाई जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। दोनों भाइयों की एक ही अप्रोच नहीं है कि हमें ऐसे धंधे को बढ़ाना है, दोनों डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। जो गौतम है वो इंटरेस्टेड है इन एक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद, जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्टेशनरी आइटम्स एज परमानेंट मार्कर्स, नोटबुक्स या पेंसिल। तो भाई जो गौतम है वो कहता है कि यार हम ना एक स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्वायर कर लेते हैं। और जो आपका सिद्धार्थ है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम जो है एक रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट को एक्वायर करते हैं, क्योंकि वो कहता है यार हम अभी क्लॉथ में तो है ही पहले से, तो रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही, तो हम क्यों ना इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करें, एक रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं। तो डिस्कस द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बीइंग सजेस्टेड बाय द 2 ब्रदर्स विद रेफरेंस टू द पे ऑफ्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो यार पहले तो बताओ कि दोनों की स्ट्रेटेजी के अंदर क्या फर्क है, दोनों की स्ट्रेटेजी क्या कहती है। तो पहला जो गौतम भाई है, गौतम भाई कह रहे हैं कि यार एक स्टेशनरी के आइटम की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्वायर करते हैं, मैं अभी तो क्लॉथ बना रहा हूँ लेकिन एक अनरिलेटेड बिजनेस में चले जाते हैं। जब अनरिलेटेड बिजनेस की बात हो रही है तो वो हो गया कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। और आपके जो सिद्धार्थ हैं वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास क्लॉथ तो है ही, रॉ मटेरियल तो है ही, तो एक रेडीमेड गारमेंट्स क्यों नहीं काम कर लेते, रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं, ताकि हमें रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, उसका जो पार्ट होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उसकी वो स्ट्रेटेजी अपनाने की बात कर रहे हैं। तो गौतम क्या कर रहे हैं, गौतम विशेष टू डाइवर्सिफाई इन नॉट रिलेटेड बिजनेस विच इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। एंड सिद्धार्थ कह रहे हैं कि हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में काम करना चाहते हैं, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने ही नुकसान है। कॉन्ग्लोमरेट के अंदर आपका जो रिस्क होता है एक बिजनेस से वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि वो आप अनरिलेटेड बिजनेस में जाते हो, तो जो आपके कस्टमर्स होते हैं, प्रोडक्ट होता है, मार्केट होती है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, आपको उनकी नॉलेज नहीं होती। और इसके अंदर अगर आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड में जाते हो तो उसके अंदर जो आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम पड़ती है। आप पहले से अपने आप को जानते हो, इस इंडस्ट्री में आपको कस्टमर्स की नॉलेज होती है, तो आपको उसमें सिनर्जीज का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है सर, चलिए अब ऑर्गेनो इज अ लार्ज सुपरमार्केट चेन। इट इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ नंबर ऑफ फार्म्स दैट प्रोवाइड्स ऑर्गेनो विद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स फ्रेश प्रोड्यूस। तो भाई ऑर्गेनो जो है एक सुपरमार्केट चेन है, ठीक है, वो क्या है, वो परचेज करती है नंबर ऑफ फार्म से, जो कि वो चाह रही है कि हम नंबर ऑफ फार्म्स परचेज कर लें जो ऑर्गेनो जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनो जो है फील करती है that by purchasing the farms it will have greater control over the supply chain, identify the type of diversification operated by organo। भाई ये जो बंदा है ये कह रहा है कि भाई मेरी रिटेल सुपरमार्केट की चेन है, मैं ऑर्गेनो बेचता हूँ, ठीक है, अब मैं क्यों लोगों से अभी खरीद के मैं बेचता हूँ कस्टमर्स को, अब मैं फार्म से खरीद लेता हूँ ताकि जो मेरी सप्लाई चेन है वो सॉर्टेड हो जाए, मेरे को किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो सिंपल सी बात है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, बाय ऑप्टिंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वो अपने सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल चाह रहा है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो इफेक्टिव सप्लाई चेन के अंदर हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए। चलिए सर, What do you understand by diversification? Distinguish between the concentric and conglomerate diversification. तो diversification क्या होता है, entering into new product or product lines, new services or new markets involving substantial different skills, technology and knowledge। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
कॉन्सेंट्रिक रिलेटेड बिजनेस में हम डाइवर्सिफाई करते हैं और कॉन्ग्लोमरेट को अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे न्यू बिजनेस इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यहाँ पे कोई भी ऐसी लिंकेज नहीं होती। हम ये क्यों कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्यों हम चूज करते हैं स्ट्रैटेजी, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती है हमारे फर्म के एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में। और कॉन्ग्लोमरेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है दूसरी लाइन ऑफ बिजनेसेस के अंदर, या अपनी लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है और जो बाहर अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें हाईली ल्यूक्रेटिव नजर आ रही होती है। चलिए सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हाउ इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डिफरेंट फ्रॉम बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो भाई मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक बिजनेसमैन अपनी सेम सप्लाई चेन के अंदर एक नया धंधा खोलता है तो उसको हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इफ अ कंपनी एक्सपैंड्स its business operations into different stages of the production or distribution process within the same industry, it is known as vertically integrated diversification. Then this involves forward or backward integration. Again, forward integration क्या होता है, the end consumer, जहाँ पे हम अपने एंड कंज्यूमर के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, ठीक है ना, वी मूव टुवर्ड्स द एंड कंज्यूमर। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है वी मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, यानी कि हम अपने इनपुट्स की तरफ चले जाते हैं और फॉरवर्ड के अंदर अपने कस्टमर की तरफ चले जाते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आपको सप्लाई चेन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस पर कंट्रोल देता है और आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपनी सप्लाई चेन पे कंट्रोल देता है। चलिए सर आगे चलते हैं। जिंक्लो लिमिटेड is an established online gaming company in Japan. They are performing good in the gaming industry. The management of Jinklo Limited has decided to expand its business. Jinklo Limited is an established online gaming company in Japan. They are performing good in the industry. Okay. The management of Jinklo Limited has decided to expand its business. They decided to start a premium sports drink named Jinx for athletes. तो भाई जिंक्लो लिमिटेड जो है एक बच्चों की गेमिंग कंपनी थी, अब वो कह रही है कि हम एथलीट्स के लिए एक बेवरेज कंपनी खोलेंगे, एक प्रीमियम स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाएंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय जिंक्लो लिमिटेड। तो अब आप बताओ भाई कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो भाई एक चीज बताओ, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी एक अगर आपकी ड्रिंक बना रही है तो क्या वो कोई रिलेटेड बिजनेस इसके अंदर कर रही है काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर जा रही है। तो आपका हो गया कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या हुआ भाई, ये कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। जिंक्लो लिमिटेड डाइवर्सिफाइज इन अ बिजनेस दैट इज नॉट रिलेटेड टू देयर एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। New business products are disjointed from the existing business and these are called unrelated diversification or conglomerate diversification. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Zion Beverages, known for its fruit juice, recently acquired a nationwide cold storage logistics company to control the quality and speed of its product delivery. ये बहुत अच्छा काम किया। आप मान के चलिए एक बेवरेज कंपनी है जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, उन्होंने एक नेशन वाइड कोल्ड स्टोरेज कंपनी को अक्वायर किया ताकि वो जगह जगह पे जहाँ पे भी उनके कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पे अपना माल रख सके और अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो क्वालिटी है, जो लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे, वो और भी अच्छे तरीके से पहुंचे, और भी जल्दी पहुंचे और अच्छी क्वालिटी का पहुंचे। अर्लियर इट हैड सेटअप इट्स ओन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट। पहले इसने क्या किया था कि वो जूस बनाती थी तो उसने एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को एक्वायर किया था ताकि मैं अपना जूस भी खुद ही बना सकूं। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द थर्ड पार्टी सप्लायर्स, कि भाई उसकी जो डिपेंडेंस है थर्ड पार्टी से वो कम हो जाए, उनसे जो सप्लाई लेती है उससे कम हो जाए। द कंपनी बिलीव्स दिस स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथन्स इट्स सप्लाई चेन एंड मार्केट कंट्रोल। What type of strategic move is Zion making through these acquisitions? How does this approach differ from horizontal and conglomerate diversification? तो ये पूछ रहा है कि पहले तो बताओ कि Zion कौन कौन सी अप्रोच अपना रही है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रही है और कैसे ये डिफरेंट है आपके हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन से। तो यार पहले तो ये बताओ आपको ये समझ में आया है कि कंपनी कर क्या रही है। कंपनी ने पहले एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, एक प्रोडक्शन यूनिट को एक्वायर किया ताकि वो अपने जो सप्लाई है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। अब उसने एक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड चेन को एक्वायर किया,
उससे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो उसने स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो स्ट्रैटेजी है आपकी वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है सर? अब वो कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन से अलग कैसे है? देखो, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन होती है कि वो अपने जैसी ही एक फ्रूट जूस कंपनी को एक्वायर कर लेती या उसके साथ मिलकर धंधा करने लग जाती, तो उसको हम कहते हैं इसने हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफाई किया है। ठीक है, उसने सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट को एक्वायर किया है या उसके साथ मिलकर धंधा करना शुरू कर दिया। सेकंड, आपका अगर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करती तो वो अपने एक अनरिलेटेड बिजनेस में जाती। वो बिल्कुल फूड से, जैसे अभी आपने पीछे देखा है गेमिंग कंपनी एक बेवरेज कंपनी बनने जा रही है या अपना एक ड्रिंक लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो वो एकदम डिफरेंट हो गया, तो वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो वो इस तरीके से अलग है ये दोनों स्ट्रैटेजीज। एक बार पढ़ लेते हैं। Zion Beverages is pursuing a strategy of vertically integrated diversification in form of concentric diversification, where the company expands into business that are related to its existing operations along with the value chain. तो ये existing operations से ही related business है। By setting up its own fruit processing unit, it is called backward integration, and acquiring a cold storage logistics company is called a forward integration. This moves अंडर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो जो आपका वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है और जो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट होता है। देन हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में होता है बाय एक्वायरिंग द सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस, और कॉन्ग्लोमरेट में होता है अनरिलेटेड बिजनेस को एक्वायर करना। अब देखो यार, मैंने आपको इतनी बार कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्सेंट्रिक, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन बता दिया कि अब आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए ये वर्ड्स और आपको याद आ जाने चाहिए कि कॉन्ग्लो आए तो अनरिलेटेड बिजनेस, कॉन्सेंट्रिक आए तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन आए तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन आना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए सर, अब आ जाते हैं इनोवेशन पे। इसका भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बट बहुत ज्यादा नहीं आता। तो इनोवेशन लीड्स टू unnecessary expenses that do not give as many returns. Do you agree with the statement? Give reasons in support of your answer. तो ये कह रहा है भाई, जो इनोवेशन करता है ना वो अननेसेसरी का खर्चा करता है। कोई जरूरत नहीं है दुनिया के अंदर इनोवेशन करने की, तो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो। जैसे पहले आदिवासी जो है अपने खाना बनाते थे आग जला जला के, स्टोव की क्या जरूरत थी, वैसे ही चलता रहता है ना। तो ये कह रहे हैं भाई इनोवेशन तो बेकार का खर्चा है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो पहली बात तो हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। ठीक है ना, जब तक इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक हम जो मार्केट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कैसे करेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे बढ़ेंगे, नई चीज कैसे लेके आएंगे, अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाएंगे। आज टेस्ला है, इलॉन मस्क जो है वो इनोवेशन करता रहता है, तभी तो आज वो दुनिया का नंबर 1 आदमी बना बैठा हुआ है ना पैसे के मामले में। अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो हम अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनोवेशन हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देन हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। हम आज भी जो है अगर फोटोस्टेट की मशीन नहीं लाते तो हम आज भी उसको कॉपी करते रहते हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग करते रहते और वैसे ही चलता रहता। एक जेरोक्स मशीन आने से जो हमारा 1 घंटे 2 घंटे का काम होता था वो 1 मिनट के अंदर होके रह गया। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है इनोवेशन से, एंड इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे टेस्ला है, टेस्ला लेके आया इलेक्ट्रिक कार्स, वो भी लग्जरी सेगमेंट के अंदर, तो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिली और उसको ही देख के आज BMW, ऑडी सबकी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है मार्केट के अंदर। तो द स्टेटमेंट innovation leads to unnecessary expenses that do not give as many returns is often debated, but evidence strongly suggests that innovation is crucial for long-term business growth and success. So I disagree with the statement. ठीक है, उसके बाद आपको ये 3 बेनिफिट्स लिख देने हैं इनोवेशन के। helps to solve complex problems, increase productivity and gives competitive advantage. चलिए अब बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Health Pharma Private Limited is a one-person company with limited liability in manufacturing generic and medicinal drugs. ओके सर, एक 1-person कंपनी है जो कि जेनरिक और मेडिसिनल ड्रग्स बनाती है। एक अब आपकी हाइजीन लेबोरेटरीज है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है एंड वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडिविजुअली ईच कंपनी हैज इट्स ओन कोर कॉम्पिटेंसीज। तो कह रही है कि इंडिविजुअली जो है दोनों की अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं। हाउएवर एडिशनल फोकस बाय द स्टेट ऑन जेनरिक मेडिसिन विद रीन्यूड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर पोस्टिंग challenges in fierce competitive environment। तो ये कह रहे हैं कि जो
आजकल नई गवर्नमेंट जो है जेनेरिक मेडिसिन पे फोकस कर रही है, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है ये तो। कंसीडरिंग बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जीज, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सिनर्जी के बेनिफिट्स हैं। बोथ द कंपनीज आर कंसीडरिंग टू ज्वाइन हैंड्स, दोनों कह रहे हैं चलो मिलके धंधा करते हैं फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अर्लियर दे ट्राइड टू गो फॉर ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस, बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटीरियलाइज। इन व्यूज ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव, जो आपने ऊपर पढ़ा उसके बेसिस पे, अगर HPPL और HLP अपने हाथ को ज्वाइन कर लेते हैं, तो मिल जाते हैं और एक न्यू एंटिटी बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे वो हेल्थ एंड हाइजीन फार्मा लिमिटेड, तो बताओ ये कौन से टाइप की ग्रोथ होगी? भाई दोनों इंडिविजुअल फर्म्स अब मिल गई और उन्होंने एक नई कंपनी बना ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं उन्होंने अपने आप को एक मर्ज्ड एंटिटी बना ली, इसको हम बोलते हैं मर्जर। ठीक है ना? जब दो कंपनीज मिल जाती हैं और दोनों जो इंडिविजुअली कंपनीज होती हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो दोनों का जो मिली हुई का एंटिटी है वो वर्क करती है, अपना बिजनेस करती है, तो उसको हम कहते हैं मर्जर। ठीक है, जैसे वोडाफोन और आइडिया का हुआ था। अब वोडाफोन इंडिविजुअली और आइडिया इंडिविजुअली तो कहीं पे भी वर्क नहीं करते, हर जगह आप VI देखते हो, वोडाफोन आइडिया ही वर्क करता है, तो उसको हम कहते हैं मर्ज्ड ग्रोथ। ठीक है सर। सेकंड, if in case HLP sold out to HPPL and HLP ceased to exist, which type of growth it is? तो इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर मान लो HLP बिक गई और HPPL ने उसको खरीद लिया, तो ये किस टाइप की ग्रोथ होगी? तो ये आपकी ग्रोथ हुई एक्विजिशन। जब आपने किसी को एक्वायर कर लिया तो इसको हम कहते हैं एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो रिलायंस है, हमारे जो अडानी ग्रुप है, वो सबसे नंबर 1 पे आते हैं। वो हर 2 महीने 3 महीने में शॉपिंग पे निकलते हैं और कोई ना कोई कंपनी को एक्वायर कर लाते हैं। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू आइडेंटिकल ग्रोथ स्टेजेस? तो देखो यार, सबसे पहले तो आपका पहले का आंसर है ये मर्जर ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, जब दोनों ने मिलकर काम करने की सोची। सेकंड आपका था एक्विजिशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जब एक ने दूसरे को एक्वायर करने का सोचा। अब तीसरा बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप खुद सोचो, वोडाफोन आइडिया आज मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि यार वोडाफोन और आइडिया दोनों की कहीं ना कहीं जो है चलती होगी अपने बिजनेसेस के अंदर। दोनों ने एक मिला जुला डिसीजन लिया था ताकि हम कंपटीशन से लड़ सकें, अपने आप को एक कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, एक मार्केट का शेयर इंक्रीज कर सके, अपना हमारी जो कॉस्ट है उसको कम कर सकें। तो देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों की मिली जुली स्ट्रैटेजी होती है, एक मर्जर स्ट्रैटेजी। बट एक्विजिशन के अंदर आपने इतनी बार देखा होगा कि जब रिलायंस जो है किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेता है, अभी उसने पीछे डंजो के अंदर 51% शेयर एक्वायर कर लिया और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होने दी, तो कंपनी को बंद होना पड़ा। ऐसे ही अडानी ने पीछे बहुत सारी सीमेंट कंपनीज को एक्वायर किया था। ठीक है, तो एक्विजिशन कहीं ना कहीं एक फोर्स एक्शन होता है, जिसके अंदर जो एक्वायरर होता है वो बड़ा होता है और जो एक्वायरी होता है, जिसको एक्वायर किया जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं छोटा होता है और उसके ऊपर प्रेशर होता है मार्केट फोर्सेस का, क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में चल रही होती है। ठीक है, कि भाई उसको अब एक्वायर होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली मैनर में ये टेक्निक नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है देखो, मर्जर इज कंसीडर्ड अ प्रोसेस व्हेन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन टुगेदर, ठीक है ना, इन अ फ्रेंडली टर्म्स। ठीक है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जब एक दूसरे को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर कर देती है वीकर वन को, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है थोड़ी अनफ्रेंडली मैनर के अंदर होती है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। टेक्नोवा, अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म नोन फॉर इट्स कटिंग एज ऑपरेशन सिस्टम्स। भाई टेक्नोवा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोवेव है जो कि एक हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है। तो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनी और एक हार्डवेयर इंडस्ट्री की कंपनी, दोनों ही ये स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस डिवाइसेस। टेक्नोवा और इलेक्ट्रोवेव ने डिसाइड किया चलो मिलके काम करते हैं, ज्वाइन फोर्सेस टू डिजाइन इनोवेटिव लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स एमिंग टू टैप न्यू मार्केट्स, ब्रॉडन देयर बिजनेस होराइजंस। जैसे गूगल कई बार करता है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो किसी के साथ भी हार्डवेयर कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ लेता है और एक नया गूगल पिक्सल को वो लॉन्च करता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर कंपनी ने डिसाइड किया दोनों मिलके एक इनोवेटिव अच्छा लैपटॉप, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज दिस एंड बाय टेक्नोवा एंड इलेक्ट्रोवेव, उन्होंने कौन सी टाइप की स्ट्रेटजी को अपनाया? तो देखो, मर्जर तो है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो इट इज अ मर्जर। बट ये कौन से टाइप का मर्जर है? मर्जर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका को
जेनरिक मर्जर होता है और एक आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। कॉन्ग्लोमरेट अगेन आपका अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर जब आप मर्ज करते हो दो एंटिटीज को होता है, और को जेनरिक मर्जर जब आप सिमिलर टाइप के एंटिटीज के अंदर मर्ज करते हो। तो यहाँ पे क्या आया सर, क्योंकि इलेक्ट्रोवेव और टेक्नोवा दोनों का बिजनेस जो है वो सेम तरीके का बिजनेस है, दोनों ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, एक सॉफ्टवेयर में और एक हार्डवेयर में है, तो दोनों का जो बिजनेस है वो रिलेटेड है, इसलिए ये को जेनरिक मर्जर होता है। ठीक है सर। टेक्नोवा specializes in creating cutting-edge softwares, while Electrowave focuses on manufacturing advanced electronic devices. The co-generic merger provides significant opportunities for both companies to capitalize on shared technologies and streamline their operations and expand their customer base. चलिए, अब उसके बाद आ रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। अभी हमने ऊपर इतना पढ़ लिया मर्जर और एक्विजिशन के बारे में, तो ये वहाँ पे भी सेम ही लिखा हुआ है इसके अंदर भी, कि जो मर्जर होता है वो जब दो और कंपनी एक साथ जुड़ जाती है एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस, उसको मर्जर बोलते हैं। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेता है उसको हम एक्विजिशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक फ्रेंडली टर्म्स में होता है, एक अनफ्रेंडली टर्म्स में होता है। ठीक है सर। चलिए, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म मर्जर एंड एक्विजिशन एज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अगेन सेम क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि काफी सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव है, बट हमने स्टडी मैट में सारे क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि एक तो बच्चे को ये फील ना हो कि यार हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या सर ने कोई क्वेश्चन करवाया नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंडली, जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज है उसको समझ में आए कि हमें एकदम वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर के अंदर, की पॉइंट्स हमें सेम लिखने हैं और बाकी जो है आप क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो भाई हम ऊपर पहले से डिफरेंशिएट कर चुके हैं। और स्टेट द सिचुएशंस इन विच सच स्ट्रेटजीज आर कंसीडर्ड, तो भाई इसके अंदर हम सारा कुछ कर चुके हैं। तो मर्जर इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस जब दो और मोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ऑन फ्रेंडली टर्म्स। एंड आपका एक्विजिशन जो होती है जब एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स करती है अपने वीकर वन को। द कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ द पावरफुल एंटिटी। जैसे रिलायंस के नाम पे ही सारे धंधे चलते हैं, अडानी के नाम पे चलते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए अब आ जाते हैं हम अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है, अगर कोई कंपनी मान लीजिए फॉरेन में बैठी हुई है और उसको आज इंडिया में धंधा करना है। ठीक है। जैसे पीछे एनवीडिया चाह रही थी कि हम इंडिया के अंदर अपना डेटाबेस सेंटर्स अपने ओपन करें, तो वो रिलायंस से जाके मिली ताकि उसको पता अगर मैं रिलायंस को अपना पार्टनर बना लिया तो मेरे को इंडिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को कोई भी परमिशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मेरे को आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके जब धंधा करने जाती है तो वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाती है एक लोकल कंपनी से ताकि उसको कुछ बेनिफिट्स मिल सके, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक बार पढ़ लेते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेटेजिक अलायंस? या GWA, a leading Japan-based automobile company, decided to make India hub for the company's 250cc motorcycle to be manufactured in collaboration with the TPR Group. TPR Group आपका इंडिया का ग्रुप होगा, तो कह रहे हैं 250cc मोबाइल जो उनको अपनी मोटर बाइक्स बनानी है वो इंडिया के अंदर बनाते हैं TPR ग्रुप के साथ मिलके। The production is to be exported to the company's home market as well as to the other African countries. इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं और हमें इसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो देखो, इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक अलायंस। अ स्ट्रैटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट इनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। दोनों के दोनों हमें हेल्प करते हैं, दोनों जब मिलते हैं कि हम कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। जैसे अब आप मारुति सुजुकी की जो पार्टनरशिप है वो इतने सालों से चलती आ रही है। सुजुकी इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और मारुति इंडिया के अंदर सारा डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखता है। ठीक है। तो इन दोनों की जब स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो इतने सालों से चलती आ रही है तो दोनों को ही उसका बेनिफिट भी हो रहा है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला एडवांटेज होता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किल्स हैं, जो उनका वर्क कल्चर है, एक कैसे हम चीज़ों को बनाएंगे, एक तरह से टेक्निकल कॉम्पिटेंसी आप कह सकते हो, वो हम सब कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। देन होता है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसा। अगर हम दो बंदे जुड़ के एक काम को करेंगे तो अगर पैसे की ज्यादा भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको फिलफिल कर पाएंगे क्योंकि दोनों के पास पैसा होगा, दोनों अपनी अपनी कैपिटल लगाएंगे। ठीक है। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क। चलिए, उसके बाद स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्या होती है? आप
जब एक दूसरे साथ कॉपरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग। तो यानी कि अगर मान लीजिए पहले हीरो होंडा की स्ट्रेटेजिक अलायंस था, ठीक है, वो दोनों एक ही तरीके की मोटर, दोनों मिलके मोटर बाइक्स निकालते थे। अब जब वो अलग अलग हो गए तो दोनों की मोटरसाइकिल आज भी आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का मार्केट शेयर में कम्पीट करते हैं। लेकिन जब वो दोनों मिलके काम कर रहे थे तो वो कॉम्पिटिशन भी कम हो रहा था। तो एक तरह से ये एक स्ट्रेटेजिक भी होती है हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस। और लास्ट में पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे रिलायंस है, उसको लोकल फर्म अगर कोई भी ज्वाइन करेगी किसी एमएनसी को, तो एमएनसी को कोई भी लोकल रेगुलेशंस वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, उसको सारे परमिशंस आराम से मिल जाएंगे। चलिए सर, अब बात करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी एग्जिट्स की। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक चॉइस के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक मैंने आपको बोला डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा टॉपिक था स्ट्रैटेजिक एग्जिट्स। उसके अंदर भी आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में मेनली क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के इंडिकेटर्स क्या हैं, कब हमें टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को करना चाहिए, और सेकेंडली क्या क्या उसके स्टेजेस हैं, क्या क्या उसका एक्शन प्लान होता है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी करने का। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है, एक सीईओ है जो कि टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं, एंड ही इज करेंटली ऑपरेटिंग एट अ लॉस, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि हम इस कंपनी को टर्न अराउंड करें। तो आप बताओ, डेवलप एन एक्शन प्लान आउटलाइनिंग स्टेप्स द सीईओ कैन टेक टू अचीव दिस टर्न अराउंड। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सीईओ कौन से ऐसे एक्शन ले कि वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कर सके। तो यार सबसे पहले सोचो कि अगर किसी भी कंपनी को टर्न अराउंड करना है तो हमें पहले असेस करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है कंपनी के अंदर, ठीक है ना। जब तक हम प्रॉब्लम को असेस नहीं करेंगे हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम। अब जब हमने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया ये प्रॉब्लम क्या है, फिर हम करते हैं एनालाइज उस सिचुएशन को और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। भाई पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को सोचा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से हमें लॉस हो रहा है, हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, हमारी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करते, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है। जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमने उसको एनालाइज किया, उसको हमने पहले असेस किया, देन फिर हमने एनालाइज किया उस प्रॉब्लम को और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया कि चलो यार अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है तो चलो एक मार्केटिंग टीम को हायर किया जाए, या हमारे अगर एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं करते तो उनकी अच्छी ट्रेनिंग की जाए, या हमारे इक्विपमेंट्स अगर पुराने हैं तो हमें नए इक्विपमेंट्स को लाना चाहिए। हमने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया और फिर हमने स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान। अब ये इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है कि भाई जो इतना लॉस हो रहा है एकदम से पहले वो थोड़ा कम हो, ताकि एटलीस्ट हमें सोचने का टाइम मिले कि हमारी कंपनी के अंदर हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कैसे और ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। देन रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी अगर बिजनेस है तो उसको रीस्ट्रक्चर करना, यानी कि कोई अगर हमारी लॉस मेकिंग यूनिट है तो उसको बेच देना, या हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत लॉस में बिक रहा है या मार्केट में ज्यादा नहीं बिक पा रहा तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना, और जो अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में हमारा बिक रहा है उसको और ज्यादा प्रमोट करना। एंड देन रिटर्निंग टू द नॉर्मल। लास्ट स्टेज क्या आता है कि हमने जब ये सारी स्ट्रैटेजी अपनी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को अपनाया तो उसके बाद हम धीरे 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 जो है वापसी जो है अपने काम पे, अपनी सस्टेनेबिलिटी पे आ गए, दोबारा से हमारा प्रॉफिट होने लग गया। ठीक है, हमें इसमें साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि आपको इंडिकेटर्स बताने हैं कि कब आप सोचते हो कि आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी करने की जरूरत है। तो उसके 5 से 6 इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो होता है, यानी कि हर साल आपकी कंपनी लॉस दे रही होती है, हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ कैपिटल कम हो रही होती है, आपको जेब से खर्चा करना पड़ता है। देन अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में अब कॉम्पीट नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे नोकिया के जो फोन्स होते थे कीपैड वाले, वो धीरे धीरे एकदम ऑब्सोलीट हो गए, और जो सैमसंग के गैलेक्सी वाई आया, टच स्क्रीन एंड्रॉइड फोन्स आए, वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए। देन डिक्लाइनिंग द मार्केट शेयर आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिटेरियोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसके अंदर जो आपकी इक्विपमेंट्स है वो पुराने जमाने की हो रही है और वो नए तरीके का माल नहीं बना पा रही। देन ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज एंड लो मोरल। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है या फिर आपके एम्प्लॉइज का जो मोराल है वो बहुत डाउन है, वो अब काम ही करने की इच्छा नहीं होती। उनको पता है यार बोनस तो मिलना नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी ना मिले, प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा, तो उनका जो मोराल होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है एंड वो धीरे धीरे छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो आपका टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो जाता है एंड एट लास्ट मिसमैनेजमेंट, आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रही है। अगर आपके ये 5 से 6 इंडिकेटर्स आपको अपनी कंपनी में दिखते हैं तो आपको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी करने की जरूरत है।
इसके अंदर यही इंडिकेटर्स आप डाइवेस्टमेंट की तरह भी कह सकते हैं कि डाइवेस्टमेंट के भी ये इंडिकेटर्स होते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के भी ये इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि यार इंडिकेटर्स बताओ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए या डाइवेस्टमेंट के लिए, आप ये सेम लिख सकते हैं। चलिए, बाकी आप जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, इन दो क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक आपको एक्शन प्लान बताने के लिए बता देगा या फिर आपको इंडिकेटर्स पूछ लेगा। ठीक है, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, टर्न अराउंड और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में। चलिए सर, अब आ जाते हैं हम अपनी डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है रिसेंटली वेंचर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ कोवर्किंग स्पेसेस व्हेन द ग्लोबल पैंडेमिक स्ट्रक। ओहो, जैसे ही ग्लोबल पैंडेमिक आया तो उसने अपना एक कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस चालू किया था। दिस हैज रिजल्टेड इन द बिजनेस लाइन बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल। क्योंकि उसने कोविड के अंदर कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस चालू किया तो उसकी वजह से जो उसका बिजनेस था वो लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया and a failure of the existing strategy. However, the business of X Private Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to the recent co-working spaces. वो कह रहा है जो उसका पहले से बिजनेस चल रहा था X Private Limited का, वो इतना अफेक्ट नहीं हुआ हमारा कोविड से, बट जो उसका co-working का बिजनेस था उसकी वजह से लॉस आया। तो सजेस्ट करो एक स्ट्रैटेजी फॉर X Private Limited with reasons to justify your answer। तो वो कह रहा है भाई एक स्ट्रैटेजी बताओ उसको क्या करना चाहिए। तो आप खुद बताओ यार, एक बिजनेस जब लगातार लॉस दे रहा है कंपनी को और उसको दिख रहा है कि फ्यूचर भी इसका कुछ नहीं, क्योंकि अब पेंडेमिक आ चुका है, वो कंपनी चलाएगी तो उसको और ज्यादा लॉस होगा, तो वो क्या करे। तो उसके लिए बेटर यही है कि उस कंपनी उस बिजनेस को अपना बेच दे, अपने पैसे जितने भी निकल सकते हैं उस बिजनेस से निकाल दे और अपना जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो उस पर फोकस करे। इसके अंदर वो उसको डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, या डाइवेस्ट द लॉस मेकिंग बिजनेस। रिट्रेंचमेंट में बी डन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। रिट्रेंचमेंट हम इंटरनली भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली। इंटरनली आपकी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो हम करते हैं कि हम अपने बिजनेस का मेकओवर करने की कोशिश करते हैं, और एक्सटर्नली जब हम अपना बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को बेचने की कोशिश करते हैं, उसके एसेट्स बेचने की कोशिश करते हैं। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड इन केस ऑफ इंटरनल रिट्रेंचमेंट वेयर एम्फेसाइज इज लेड ऑन इम्प्रूविंग internal efficiency of the organization, while divestment strategy is adopted when a business turns unprofitable and unviable due to some external factors। तो इसमें क्योंकि बिजनेस अनवायबल हो गया है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि कोविड की वजह से, तो अब इसमें डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अब कंपनी को कब डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, वही अगेन जो अभी हमने ऊपर इंडिकेटर्स पढ़े थे उन्हीं से ही लगभग मिलते जुलते यहाँ पे भी इंडिकेटर्स हैं कि परसिस्टेंट आपके जो कैश फ्लोस हैं वो नेगेटिव हो, लॉस मेकिंग हो जाए सेगमेंट आपका, और वो अदर प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर दे। देन इनएबिलिटी टू कोप फ्रॉम द लॉसेस विच अगेन इज अनसर्टेन ड्यू टू पैंडेमिक। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। उसको दिख रहा है कि जो मेरा करंट धंधा है अगर मैं उसके अंदर ध्यान दूंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उसको अपना कोवर्किंग स्पेस का जो धंधा है उसको बेच देना चाहिए। चलिए, अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2015 विद प्रोडक्ट अल्फा। प्रोडक्ट अल्फा के साथ सन 2015 के अंदर एक कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया। अर्ली 2021 में with the intent to have its better presence in the market, the company diversifies by acquiring a company with the product beta। उसने 2021 के अंदर एक कंपनी एक्वायर करी जो कि प्रोडक्ट बीटा के नाम से थी, जिसके पास प्रोडक्ट बीटा था। आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रोडक्ट बीटा इज नॉट फेयरिंग वेल। अब भाई वही सेम सिचुएशन होगी जैसे पिछली क्वेश्चन के अंदर हुई थी कि अब उसने प्रोडक्ट बीटा को एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसको लग रहा है कि ये अच्छा वर्क नहीं कर रहा, अच्छा प्रॉफिटेबली काम नहीं कर रहा। एग्रेसिव कॉम्पिटिशन वॉज देयर इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। It was also revealed that though customers are not price sensitive, but product was not keeping pace with the fast changing unique features as expected from the customers। तो कह रहा है भाई हम प्रोडक्ट को इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर पा रहे, बल्कि कस्टमर हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनकी जो एक तरह से इच्छाएं हैं जो कस्टमर चाह रहा है हमसे, हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे। कंपनी has tried one of the retrenchment strategies by putting efforts to improve its internal efficiency but could not get the desired result। तो उसने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी पहले से अपना के देख ली, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, जिसमें उसने ट्राई किया कि यार हम
अच्छा प्रोडक्ट बना सकें, कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें, बट वो इसमें नाकामयाब रहे। In this situation, company is considered to be viewed to remain and grow in product alpha and decouple the product beta from its portfolio. Now suggest the retrenchment strategy जो कंपनी को अपनानी चाहिए। तो अगेन सेम ही बात है कि भाई अब आपसे कुछ नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट के साथ, तो बेच दो अब उस प्रोडक्ट को। जितना आप उसके साथ जुड़े रहोगे उतना आप लॉस करते रहोगे, और अपना जो प्रोडक्ट अल्फा था आपका शुरू का, उस पर आप ध्यान लगाओ। तो इसमें भी आपको डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही अपनानी है। ठीक है सर। चलिए अगेन वही परसिस्टेंट कैश फ्लोज जो है उसके नेगेटिव हैं, जो सेवरिटी ऑफ कॉम्पिटिशन है और उसका इनएबिलिटी है वो कोप कर सके अपने कॉम्पिटिशन के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू डू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जैसा हमने बताया कि हम कस्टमर्स की नीड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट के साथ, तो ऐसे केसेस में आपको डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपको रीजंस बताने हैं कि कौन कौन से डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के रीजन होते हैं। देन अगेन इट इज मिसमैच विद द कोर बिजनेस। जैसे अभी आपने ऊपर देखा जो कोवर्किंग स्पेस था, जो प्रोडक्ट अल्फा बीटा था, वो जो उनका कोर बिजनेस पहले से चल रहा था, फिर उन्होंने नया बिजनेस एक्वायर किया, वो उससे मिसमैच था। देन परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज थे उस बिजनेस के अंदर। फेलियर ऑफ टर्न अराउंड एफर्ट्स, उन्होंने ट्राई किया था कि हम यार नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो हमारी कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सके, लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे, तो फेलियर ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। Then better alternative for investment was available and inability to cope with the competition और technological upgrade। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहो तो इनको अच्छे से याद कर सकते हो, और कभी भी डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यही इंडिकेटर्स लिखते हो कि हम कब कब डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। चलिए सर अब आ जाते हैं हमारे एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स पे। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। अब जो है हमारे यहाँ वो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस है, यानी कि जब हम स्ट्रैटेजिक चॉइस को अपना लेते हैं तब हम अपने धंधे को एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा धंधा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और उसको एनालाइज करके हमें अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो जो हम वो एनालाइज करना होता है वो हम कुछ स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस की मदद से करते हैं, जिसमें से एक है आपका सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो दो निकल के आते हैं, एक एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स एंड एक बीसीजी मैट्रिक्स, यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ऑरबिंदो द फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू ग्रो इट्स बिजनेस, ड्रॉ एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स टू एडवाइज देम ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन। तो भाई वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, आपको एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स उसको बताना है कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करे। तो ये देखो सिंपल सा होता है। एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स क्या बोलता है आपको कि देखो ये आप देख रहे हो पूरा का पूरा बॉक्स, इसके अंदर आप यहाँ पे लिखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखो न्यू प्रोडक्ट्स, अगेन एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड यहाँ पे न्यू मार्केट्स। ठीक है, आपके 4 तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है हर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, पहली आपकी हो सकती है मार्केट पेनिट्रेशन, देन आपका हो सकता है मार्केट डेवलपमेंट, देन आपका हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड चौथी आपकी हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब इन चारों का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी अपने बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ एक्वायर करनी है तो आप इन 4 स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मार्केट पेनिट्रेशन। उसका मतलब होता है कि हम अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर पुश करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट में पेनिट्रेशन करना, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही बेचना। देन सेकंड आपकी स्ट्रैटेजी निकल के आ जाती है मार्केट डेवलपमेंट। आपको नाम से समझ में आएगा कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट मार्केट इज न्यू, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में बेचना। देन आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब हम अपना एक एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि भाई मेरी अभी एकदम मार्केट सेट है, मान लीजिए मैं एफएमसीजी हूँ, मैं एचयूएल हूँ, और एचयूएल की पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेट है, और वो कोई ना कोई नई तरीके की आइसक्रीम निकाल के आता है, डिटर्जेंट पाउडर निकाल लेके आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पर एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में, कि आप अनरिलेटेड बिजनेस अनरिलेटेड मार्केट में अनरिलेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि मार्केट भी नई और आपका प्रोडक्ट भी नया, यानी कि आप पूरी तरीके से नया धंधा बना रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि देयर कैन बी
social dimension that may influence the decision of a company. It can adopt penetration, product development, market development और diversification. Market penetration क्या होता है कि existing product को आप existing market में बेचो. Market development होता है आपका existing product को आप new market में बेचो. Product development होता है आपका न्यू प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचो और डाइवर्सिफिकेशन होता है आपका न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में बेचो. चलिए, in the context of Ansoff's product market growth matrix, identify the reasons, the type of growth strategies followed in the following cases. तो किस टाइप की आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी है, तो इसमें मजा आता है, पढ़ते हैं. A leading producer of toothpaste advises its customers to brush teeth twice a day. तो भाई एक कोलगेट है, कोलगेट कह रहा है भाई एक दिन में एक बार ब्रश मत करो, 2 बार करो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 2 बार भी मत करो, 3 बार करो. तो वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही कह रहा है कि भाई मेरा और प्रोडक्ट यूज करो, मेरा और प्रोडक्ट खरीदो. जैसे आपने किसान की ऐड देखी होगी, किसान को लगता था यार अभी तक तो जो मेरा सॉस है वो लोग पकोड़ों के साथ, मैगी के साथ खा रहे हैं, तो उसने बोला कि भाई रोटी पे भी लगा के खाना शुरू करो मेरी सॉस को, ताकि उसकी सॉस और ज्यादा बिके. तो वो क्या करने का कोशिश कर रही है, वो मार्केट पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रही है. Then a business giant in hotel industry decides to enter into a dairy business. अब भाई एक होटल जायंट है, ठीक है, वो कमरे भाड़े पे देता है, वो रहने का इंतजाम करता है लोगों का, उनको अच्छा खाना देता है. वो कह रहा है यार मैं अब गाय भैंसों का भी काम करूंगा, डेयरी बिजनेस में भी आऊंगा, मैं मिल्क भी बनाऊंगा, मैं घी भी बनाऊंगा, मैं बटर भी बनाऊंगा. तो भाई ये क्या कर रहा है, वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, नए टाइप का धंधा उसने एंटर करने की सोची है. Then one of the India's premier utility vehicles manufacturing company ventures to foray into foreign market. ये बढ़िया है भाई. वो कह रही है कि अभी तक मैं इंडिया में धंधा करती थी, अब मेरे पास माल तो है ही बेचने के लिए, क्यों ना मैं फॉरेन में भी चली जाऊं. तो इसमें वो क्या कर रहा है, मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है, अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहा है. एंड देन अ रिनोन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्चेस अनगियर्ड स्कूटर्स इन द मार्केट. तो भाई अभी तक वो मोटरसाइकिल बेचता था जिसपे गियर्स थे, अब उसने एक्टिवा भी निकाल दी जिसमें गियर नहीं है. तो वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है. तो ये हो गए आपके चारों आंसर्स. अगेन आपका जो प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स आपको बताना है जो कि एंसॉफ ने दिया था, इग्नोर एंसॉफ ने, आइगोर एंसॉफ ने, सॉरी. तो ये आप बता सकते हैं आराम से. एक फ्रेश डिलाइट है रिनोन्ड ऑर्गेनिक फ्रूट जूस, जो कि एक्सपैंड कर रहा है अपनी मार्केट प्रेजेंस बाय आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग मार्केट्स इन कंट्रीज वेयर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी. तो वो क्या कर रहा है भाई, अपना ही प्रोडक्ट अब नई मार्केट्स में बेचने की कोशिश कर रहा है. तो हम क्या कहेंगे इसको, इट इज अ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. देन स्काई केमिकल इंडस्ट्रीज है जो कि इंटेंड कर रही है ग्रो इट्स बिजनेस. Advise the company to the available options using Ansoff product growth matrix. भाई अगेन आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन. आप सेम उसके बाद लिख सकते हैं. मार्केट पेनिट्रेशन आपका प्रोडक्ट्स इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट आपका होता है एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू आपका न्यू प्रोडक्ट्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट एंड डाइवर्सिफिकेशन में होता है आपका न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट. अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ. तो भाई बहुत ही इजी है. मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. स्ट्रेटजी एप्लीकेशन, हम कब मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जब हम कैसे अपना सकते हैं मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी, बाय टैपिंग न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस, या पैकेजिंग हम नई तरीके से उसको पैकेज कर दें, या फिर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर्स और क्रिएट न्यू मार्केट सेगमेंट. कि भाई हम हमारे पास एक चीज़ है, हम उसको थोड़ा प्रीमियम पैकेज करके तो थोड़ा हाई क्लास का ग्रुप है उसको भी टारगेट करना शुरू कर दें, या फिर हम नई ज्योग्राफी के अंदर चला जाएं, तो उसको हम मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं. और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड द बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स विच कैन अपील द एग्जिस्टिंग कस्टमर. तो इसके अंदर होता है कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वही हमारा वो प्रोडक्ट खरीद पाए. चलिए सर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चॉइस आती है आपकी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जिसको हम BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं. तो इसके अंदर क्या बोलता है कि कोई भी या तो बिजनेस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, या तो कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट को आप 4 चीजों में से एक में
क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। या तो आपका एक बिजनेस या प्रोडक्ट स्टार हो सकता है, या आपका कैश काउ हो सकता है, या डॉग हो सकता है, या क्वेश्चन मार्क हो सकता है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं होता क्या है। देखो, स्टार प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर आपको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और वो आपको बहुत ज्यादा कमा के दे रहा होता है, और इमेंस अपॉर्चुनिटी होती है कि अभी वो आपको और कमा के देगा, उसकी ग्रोथ बहुत हाई रेट से चल रही होती है। वो आपका है स्टार प्रोडक्ट, यानी कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई रेवेन्यू ग्रोथ। देन आपका होता है कैश काउ। कैश काउ का मतलब होता है कि यार वो आपको प्रॉफिट तो दे रहा है, वो आपको पैसे तो कमा के दे रहा है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो अब कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, तो इसके अंदर वो आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, यानी कि अब वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब तक चलता है उसको चलाओ, क्योंकि वो एक अच्छा सोर्स है आपको कैश देने का, ठीक है। ये हो गया आपका कैश काउ। देन क्वेश्चन मार्क होता है कि अभी जो है ये हमने लॉन्च किया एक नया प्रोडक्ट जिसका मार्केट में पोटेंशियल बहुत हाई है, अगर ये चल गया तो ये नेक्स्ट स्टार भी बन सकता है, उसके बाद कैश काउ भी बन सकता है, लेकिन अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर पैसा लगाएं। जैसा कि जब अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया था तो वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में था, और आज वो उनका स्टार प्रोडक्ट है। एंड देन आपको आता है डॉग, यानी कि वो डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है उसका, हर साल मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरती जा रही है, और इसको आज नहीं तो कल हमें डाइवेस्ट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको इन 4 कैटेगरीज में से हम एक में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उसको कैश काउ बोल सकते हैं, या उसको क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं, या स्टार बोल सकते हैं, या उसको डॉग बोल सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो स्टार क्या होता है? स्टार होता है हाई मार्केट शेयर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये लो, ठीक है। तो चलिए, XYZ कॉर्पोरेशन जो है एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। दे हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो बिजनेस, उनका जो बिजनेस है वो काफी जगहों पे फैला हुआ है, इंक्लूडिंग अ लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है उसमें वो लीड करते हैं। एक ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनका, मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन है, एंड एक न्यूली स्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है। तो इसमें से आपको बताना है कि विच डिवीजन कॉर्पोरेशन वुड मोस्ट लाइकली टू बी अ स्टार इन BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है सर। देखो यार, कहने को तो ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है आपका, आपके RTP में भी आया हुआ है May 24 में, और एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने हमें बोला हुआ है कि इस्टेब्लिश जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है वो एक स्टार है, बट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इनका जो स्टार प्रोडक्ट है वो ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अभी इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो स्टार कैसे हो सकता है? वो तो अभी इन्होंने अभी स्टार्ट किया, उसमें तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। लेकिन मेरे को ये लगता है क्योंकि एक तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम है, हर किसी को लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, तो उन्होंने उसको स्टार मार्क कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्टार होना चाहिए था, और लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को वो चाहते तो उसको कैश काउ कर सकते थे, और मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी को कैश काउ या डॉग में से कुछ भी वो कर सकते थे। तो इस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर इन्होंने स्टार मार्क किया, तो यार मैं कहूंगा इस चीज को थोड़ा याद रख लेना कि अगर क्वेश्चन आपको यही वाला आ जाता है एग्जाम में तो आपको भी उसको स्टार ही लिखना है, बट मेरे हिसाब से होना ये क्वेश्चन मार्क चाहिए था, ठीक है सर। तो उन्होंने क्या बोला है कि न्यूली एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट वुड बी क्लासिफाइड एज स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एट्रिक्स लिमिटेड is engaged in designing, manufacturing and marketing of mechanical instruments like speed meters, oil pressure gauges and so on. Their products are fitted into 2 to 4 व्हीलर्स। तो भाई एट्रिक्स लिमिटेड जो है वो डिजाइन करती है, मार्केटिंग करती है कुछ स्पीड मीटर्स, ऑयल प्रेशर गॉजेस का, जो कि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के अंदर लगते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द कंपनी हैज बीन ऑब्जर्विंग अ फॉल इन द मार्केट शेयर। तो आप बताओ, आपको बताना है ये कौन सी अपना जो इसका बिजनेस है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये आपका सिंपल डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो ये आपका फॉल करता है एक तरह से डॉग की कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली व्हाट शुड द कंपनी डू, इट शुड मिनिमाइज देयर डिपेंडेंस ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इट शुड आइडेंटिफाई अदर एवेन्यूज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जैसे कि इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्विच ओवर टू द न्यू टेक्नोलॉजी। दे कैन एक्वायर और टेक ओवर अ कॉम्पिटिटर। They can also consider the unrelated growth
एंड दे शुड ऑल्सो डाइवेस्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो मैं जब आपको टेलीग्राम में ये वाले नोट्स शेयर करूंगा तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो भी मिसिंग पार्ट होगा वो मैं डाल दूंगा। ठीक है सर, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो भाई कंपनीज दैट आर लार्ज इनफ to be organized into strategic business units to face the challenges of allocating the resources। तो जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं, जिनमें बहुत सारी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कैसे अपनी रिसोर्सेज को उन प्रोडक्ट्स उन बिजनेसेस में एलोकेट करना चाहिए, उसके लिए एक एनालिटिकल टूल चाहिए जो कि आपको बीसीजी देता है। द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप डेवलप्ड द मॉडल फॉर मैनेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और मेजर प्रोडक्ट लाइन्स। The BCG growth share matrix facilitates portfolio analysis of a company having invested in diverse businesses with varying scope of profits and growth. The BCG matrix can be used to determine what priorities should be given in the product portfolio of a business unit। तो BCG matrix बताता है कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे अभी कम ध्यान देना है। देखो, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस होता है, वो आपको मार्केट ग्रोथ रेट डिनोट करता है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो आपको रिलेटिव मार्केट शेयर बताता है। ठीक है, ये देखो, ये रिलेटिव मार्केट शेयर हो गया, ये आपका मार्केट ग्रोथ रेट हो गया। तो जब यहाँ पे ये दोनों चीजें हाई होती है उसको हम स्टार बोलते हैं। जहाँ पे आपका ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है लेकिन अभी मार्केट शेयर कम है, उसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। जहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट कम होती है बट मार्केट शेयर हाई होता है उसको हम कैश काउ बोलते हैं, और जहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है उसको हम डॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स जो होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, उनको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है टू मेंटेन देयर पोजीशन। कैश काउस जो होते हैं वो जनरेट करते हैं कैश एंड हैव लो कॉस्ट। देन क्वेश्चन मार्क जो होते हैं वो प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी बोलते हैं उनको, या वाइल्ड कैट भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कैश रिक्वायर करते हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर एंड दे नीड द हेवी इन्वेस्टमेंट विद लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। मतलब फ्यूचर में हमें नहीं पता कि ये कैश जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। और जो डॉग्स होते हैं वो लो ग्रोथ होती है जिसकी, और जिसका मार्केट शेयर भी कम होता है, उनको फ्यूचर में आज नहीं तो कल हमें डाइवर्स ही करना पड़ता है। डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन इज द अल्टीमेट चॉइस वी हैव टू टेक। अब BCG मैट्रिक्स इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या SPUs and for selecting appropriate strategy, which are typically as follows: build with the aim for long-term growth, hold or preserve for the existing market share, harvest to maximize short-term cash flows, और divest और select liquidate to ensure better utilization of resources। तो आप कह सकते हो build आप क्वेश्चन मार्क के लिए यूज कर सकते हो, hold और harvest, hold आप कहीं ना कहीं स्टार के लिए भी यूज कर सकते हो और build भी आप स्टार के लिए यूज कर सकते हो। होल्ड और हार्वेस्ट जो आप कैश काउस के लिए यूज कर सकते हो, और डाइवेस्ट को आप डॉग के लिए यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी अपनाने में। अब करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 37। एन इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ ओनली 2 फर्म्स। एक इंडस्ट्री जो सिर्फ 2 फर्म्स से कंप्राइज करती है, एक है सूर्या लिमिटेड एंड एक है चंद्रा लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सूर्या लिमिटेड प्रिपेयर अ BCG मैट्रिक्स। तो आपको सूर्या लिमिटेड के लिए एक BCG मैट्रिक्स बनाना है। उसके 4 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट A, B, C एंड D। प्रोडक्ट A का रेवेन्यू है 6 करोड़, टोटल रेवेन्यू का 48% वो कंसिस्ट करता है। उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो है 48%, मार्केट शेयर है 80% एंड ग्रोथ रेट है 15। तो इसका ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है, तो ये होगा आपका स्टार प्रोडक्ट। देन बी प्रोडक्ट क्या है, वो 4 करोड़ की सेल करता है यानी कि 32% ऑफ टोटल सेल्स। देन प्रॉफिट उसका 50 लाख है यानी कि 20%, मार्केट शेयर 40% है यानी कि इतना ज्यादा भी नहीं है, तो मार्केट शेयर थोड़ा कम है। एंड देन जो ग्रोथ रेट है वो 10% है यानी कि वो भी ठीक ठाक है। तो इसका मार्केट शेयर थोड़ा सा कम है और ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा है, तो ये आपका होगा क्वेश्चन मार्क। देन सी कैटेगरी आपकी आ जाती है, रेवेन्यूज 2 करोड़ के हैं, आपका प्रॉफिट परसेंटेज 16 करोड़ का है, यानी 16% आपका रेवेन्यू का परसेंटेज है, प्रॉफिट 75 लाख है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 30% है यानी कि डिसेंट अमाउंट है। मार्केट शेयर काफी अच्छा है 60%, लेकिन ये कहीं ना कहीं मार्केट ग्रोथ रेट जो है इसकी कम होती जा रही है 20% से। तो क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है बट मार्केट शेयर अभी इसका कम होता जा रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट इसकी कम होती जा रही है, तो ये आपका कैश काउ होगा।
एंड देन डी 50 लाख के रेवेन्यू यानी कि सिर्फ 4% ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज भी कुछ खास नहीं है, मार्केट शेयर भी कुछ खास नहीं है और ग्रोथ रेट भी डिक्लाइनिंग है। तो ये आपका हो गया डॉग कैटेगरी के अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पे एक जो है आपका स्टार हो गया प्रोडक्ट, बी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, सी आपका कैश काउ हो गया और डी आपका डॉग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक बेवरेजेस हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर ओवर अ डिकेड नाउ। ठीक है सर, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है ऑर्गेनिक बेवरेजेस। इट हैज एस्टैब्लिश्ड अ शुगर फ्री बेवरेज टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर्स बाय स्पेंडिंग हेविली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसने एक शुगर फ्री बेवरेज बनाई, उसने एक डाइट कोक बनाई। इन एडिशन अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन मार्केटिंग ब्रांडेड एज से नो टू शुगर एंड इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर इट। उसने बहुत सारा मार्केटिंग पे खर्चा किया। इन अ स्पैन ऑफ 5 months द कंपनी हैज गेन्ड अ मेजर शेयर इन द मार्केट फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट एंड इट इज ग्रोइंग रैपिडली। तो सिर्फ 5 महीने के अंदर वो एक बहुत ज्यादा मार्केट शेयर उसने अचीव कर लिया। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो बेटर। इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन इट हैज टू मेक हैवी इन्वेस्टमेंट्स टू मेंटेन देयर पोजीशन। तो अभी उसको अपना पोजीशन मेंटेन करने के लिए, उसको और एक्सपैंड करने के लिए अभी उसको और पैसा डालने की उसमें जरूरत है। क्लासिफाई say no to sugar product in the most relevant category and इन अ 2-dimensional ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो कह रहा है बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर आप बताओ ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है एज पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, और एक्सप्लेन करो स्ट्रेटजीज विच कैन बी परस्यूड पोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑल्सो शेयर द लिमिटेशन ऑफ इट्स टेक्निक। तो क्योंकि ये मार्केट ग्रो कर रही है, इसने मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा कैप्चर कर लिया और ग्रो भी कर रही है मार्केट, और अभी इसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए इन फ्यूचर ताकि वो अपना मार्केट रेट मेंटेन कर सके और ग्रोथ रेट मेंटेन कर सके। तो ये आपका हो गया स्टार प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स अ क्लासिफाइड एज कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्टार इन द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन आफ्टर आइडेंटिफाइंग से नो टू शुगर प्रोडक्ट एज अ स्टार द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन बी परस्यूड। फर्स्ट, एक बिल्ड स्ट्रेटेजी कर सकता है वो। बिल्ड स्ट्रेटेजी में क्या करेगा? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर थ्रू सस्टेन इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वो धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहे और वो एक इंक्रीज कर सकता है अपना धीरे धीरे मार्केट शेयर। होल्ड स्ट्रेटजी अपना सकता है, यानी कि फोकस ऑन मेंटेनिंग द करंट मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबली ब्रांड रेपुटेशन। यानी कि जैसा है वो वहीं पे रहे और जो जितना उसका मार्केट शेयर कैप्चर हो चुका है उसको मेंटेन रखने के लिए वो काम करे। देन हार्वेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, यानी कि दिस स्ट्रेटजी इज नॉट सुटेबल फॉर स्टार। तो हार्वेस्ट स्ट्रेटजी हम नहीं लगा सकते स्टार के ऊपर बिकॉज इट प्रायोरिटाइजेस द शॉर्ट टर्म कैश फ्लो ओवर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एंड डाइवेस्ट स्ट्रेटजी तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये सेलिंग और लिक्विडेटिंग द प्रोडक्ट विच इज अनसुटेबल हियर। तो दो स्ट्रेटजी, बिल्ड या होल्ड स्ट्रेटजी, वो अपना सकता है इस पोजीशन के अंदर। लिमिटेशन क्या बीसीजी मैट्रिक्स की? ये कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत कॉस्टली है। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। Then subjectivity, defining SPUs and measuring market share can be challenging and subjective। तो भाई किसी को लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी को लग रहा है नहीं ये मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमें प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टार है कौन सा डॉग है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देन फोकस ऑन प्रेजेंट, ये हमारी आज की करंट सिनेरियो को हमें एनालाइज करता है कि आज की प्रोडक्ट की कितनी हमारी ग्रोथ है, कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये फ्यूचर को प्रोडक्ट नहीं करता। एंड ये ओवर एम्फेसाइज करता है ग्रोथ को कि भाई हम कितनी इन्वेस्टमेंट से कितना ग्रो कर सकते हैं, उस पर ओवर एम्फेसाइज करता है ये। चलिए सर, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग्स की स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन बता सकते हो। एक तरह से आपको इनके बारे में बताना है जो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है सर आपका एडीएल मैट्रिक्स। देखो यार, ये आर्थर डी लिटल ने आपको दिया था, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स ही है। बस आपको वो बताता है कि कौन सा स्टार है, कौन सा आपको होल्ड करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको बताता है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट डोमिनेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कौन सा फेवरेबल है, कौन सा टेनेबल है और कौन सा वीक है। एडीएल एंड जनरल इलेक्टिव का क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो ये टॉपिक्स छोड़ भी सकते हैं या फिर सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एडीएल मैट्रिक्स। The ADL matrix derive its name from Arthur D. Little.
विच इज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बीसीजी मैट्रिक्स भी कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे ही बेस्ड था और एडीएल मैट्रिक्स भी उसी पे बेस्ड है। ये हमें बताता है it's a two-dimensional matrix based on stage of industry maturity and firm's competitive position. The role of ADL matrix is to assess the competitive position of a firm on an assessment of the following criteria. डोमिनेंट है यानी कि इट इज अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन, यानी कि एक मोनोपोली जब किसी कंपनी की होगी तो ही वो डोमिनेंट पोजीशन कैप्चर कर सकती है। इट इज आइदर अ मोनोपोली और अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। देन स्ट्रॉन्ग में आएगा इट इज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि ये एक फ्रीडम एंजॉय करती है और वो जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है मार्केट के अंदर। फेवरेबल के अंदर होगा when the industry is fragmented and no one competitor stand out clearly, results in the market leaders a reasonable degree of freedom. Then tenable में होगा perform satisfactorily and can justify staying in the industry, कि भाई वो ठीक ठाक मुनाफा कमा रही है और सिर्फ रह सकते हैं इंडस्ट्री में। और वीक में होगा इट इज अ जनरली अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन, अब चाहे तो वो उसको डाइवेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस को। अब जनरल इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। एक इनोवाटेक एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है with a range of business units in assessing its investment opportunities. To allocate resources effectively, Innovatech uses a matrix that evaluates each business unit based on two factors, industry attractiveness and business unit strength. तो जो GE मैट्रिक्स होता है वो दो आपकी कंडीशंस के ऊपर ये मैट्रिक्स चलता है, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और एक बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल the AI solution division positioned in a highly attractive industry with a strong competitive advantage receives a go-ahead for further investment. In contrast, its legacy software division operating in a less attractive industry with weaker position receives B careful rating. तो ये आपको रेटिंग देता है कि जिसकी मान लीजिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी हो और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, तो उसमें गो अहेड है कि आप इस बिजनेस को करते रहो, इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो। लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी कम हो, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी कम हो, तो वहां पे कहता है कि आप केयरफुल हो जाओ इस बिजनेस को लेके। ठीक है, तो सजेस्टिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एनालिटिकल टूल यूज्ड बाय इनोवाटेक फॉर इट्स इवैल्यूएशन। तो उन्होंने कौन सा टूल यूज किया है? उन्होंने यूज किया है आपका जी मैट्रिक्स, जो कि बेस है आपका रिसोर्स एलोकेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। The matrix is a 9-cell grid that helps companies prioritize investments by categorizing units into grow, hold or harvest zones depending on their positions in the market in the matrix. ठीक है सर, चलिए अब एक सही ये जो चैप्टर एक आपके स्टडी मैट के अंदर ये चैप्टर 3 का फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि हम चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 का है, तो चैप्टर 4 में हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बहुत ही एफर्ट लगा के हमने ये वीडियो बनाते हैं, हम ये कंटेंट बनाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।